आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा है। इस कविता में कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। पहले हम कविता का प्रतिपाद्य जान लेते हैं। पतंग कविता कवि के दुनिया रोज बनती है एकमात्र जो काव्य व्यंग्य संग्रह से ली गई है। इसके भी दूसरे भाग से ये उद्धृत कविता है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है जिसके जरिए वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। ये कविता बच्चों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिरकर संभलते हैं तथा पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए अंधेरे के बाद उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कविता में कवि ने ये कहा है कि भादों के बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु आ गई है, अर्थात बारिश ऋतु समाप्त हो गई है और शरद ऋतु का आगमन हो गया है। इस मौसम में चमकीली धूप थी और उमंग का माहौल था। बच्चे पतंग उड़ाने के लिए इकट्ठे हो गए। मौसम साफ हो गया तथा आकाश मुलायम हो गया। बच्चे पतंग उड़ाने लगे तथा सीटियाँ व किलकारियाँ मारने लगे। बच्चे भागते हुए ऐसे लगते हैं मानो उनके शरीर में कपास लगे हो। यह बच्चों की तुलना है वह कपास से की गई। उनके कोमल नरम शरीर पर चोट व खरोच अधिक असर नहीं डालती। उनके पैरों में बेचैनी होती है जिसके कारण वे सारी धरती को नापना चाहते हैं। वे मकान की छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं मानो छतें नरम हो। खेलते हुए उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। इस रोमांच में वे गिरने से बच जाते हैं। बच्चे पतंग के साथ उड़ते हैं से लगते हैं। कभी कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर भी बच जाते हैं। इसके बाद इनमें साहस तथा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो इस कविता में कवि ने पतंग के माध्यम से बच्चों की उमंगों को, जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती है ठीक उसी प्रकार बच्चों की जो उमंग है उनको इसमें है चित्रित किया गया। साथ ही शरद ऋतु का मानवीकरण भी किया गया। भादों महीने के बाद जब शरद ऋतु का आगमन होता है, जो मौसम में स्वच्छ होता है, तो शरद ऋतु का मानवीकरण और बच्चों की उमंगों को है कवि ने प्रकृति के साथ है वो जोड़कर इस कविता में प्रस्तुत किया है। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंख जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। इन पंक्तियों में कवि ये कह रहे हैं कि सबसे तेज बौछारे गई अर्थात बारिश की ऋतु समाप्त हो गई है। भादो गया, जो भादों में जो घनघोर घटाएं छाए रहते हैं, मूसलाधार बारिश होती है, वह भी गया। इसके पश्चात सवेरा हुआ, खरगोश की आंख जैसा लाल सवेरा। शरद ऋतु में स्वच्छ वातावरण होने के कारण है सूर्य जब उदय होता है तो उसकी सीधी रोशनी की किरण है वह दिखाई देती है और सूर्य की जो लालिमा है उसकी तुलना कवि ने है वह खरगोश की आंख से की है। अर्थात शरद ऋतु में प्रातःकाल में सूर्य ऐसा लग रहा हो कि मानो वह खरगोश की आंख जैसा हो। शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया और ये बताया गया कि शरद ऋतु है वह जिस प्रकार कोई व्यक्ति साइकिल चलाता हुआ, घंटे बजाता हुआ तेज गति से आ रहा है, ठीक बारिश ऋतु की समाप्ति के पश्चात शरद ऋतु भी है का भी बहुत तेज गति से आगमन हो रहा है। चमकीले इशारे से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुला बनाते हुए, अर्थात ये शरद ऋतु है जिस समय में आती है तो वह उसकी रोशनी है वह चमकीली होती है। उस चमकीली रोशनी से वह बच्चों को इशारों के माध्यम से वो बुला रही है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि बरसात के मौसम में तेज बौछारें पड़ती है वे समाप्त हो गई। तेज बौछारों और भादों माह की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन हुआ। अब शरद का प्रकाश फैल गया। इस समय सवेरे उगने वाले
सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहता है कि वह अपनी नई साइकिल को तेज गति से चलाते हुए जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। दूसरे शब्दों में कवि ये कह रहा है कि शरद ऋतु के आगमन में, जो ही शरद ऋतु का आगमन होता है तो उससे पूरा माहौल उत्साह और उमंग का बन जाता है। कवि कहता है कि शरद ने आकाश को इतना मुलायम बना दिया है कि उसमें है वह पतंग है वह आसानी से उड़ सके। कविता की इन पंक्तियों में शरदकालीन जो सुबह की उपमा है खरगोश की लाल आंख से दी गई है, क्योंकि प्रातःकालीन सुबह में आसमान में लालिमा छा जाती है और ये लालिमा ठीक उसी तरह होती है जैसे खरगोश की आंखों की लालिमा। इन पंक्तियों में कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया, क्योंकि शरद का आगमन है वह एक मनुष्य जो साइकिल पर आता है उसके समान चित्रित किया गया है। शरद को नई साइकिल तेजी से चलाते हुए पुल को पार करते हुए मानवीय क्रियाकलापों के रूप में चित्रित किया गया, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। साथ ही शरद ऋतु का वर्णन भी एक बच्चे के रूप में चित्रित किया है इन पंक्तियों में। आकाश को मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़। शरद ऋतु के समय में आकाश है वो इतना मुलायम हो जाता है अर्थात स्वच्छ हो जाता है, जहाँ पर न तो आंधी तूफान झंझावत होते हैं न तेज हवाएं चलती है, बल्कि वो इतना हल्का होता है कि मानो दुनिया की सबसे हल्की चीज़ जैसे पतंग है वो उस आकाश में आसानी से उड़ सके। दुनिया का सबसे पहला पतला कागज़ है वो उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। इसमें कवि ने पतंगों की तुलना है वह तितलियों से भी की है। कवि कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके, अर्थात आकाश स्वच्छ है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं है पतंग के लिए। वह ऐसा माहौल बनाता है आकाश कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज़ व बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग है वह उड़ा सके। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियाँ, किलकारियाँ मारने लग जाते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियाँ भी दिखाई देने लगती हैं। बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल और नाजुक होते हैं। इस रूप में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जिस समय आकाश में है वह रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही है, तो मानो ऐसा लग रहा हो कि आकाश में रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही हो। यहाँ पर रंग बिरंगी पतंगों को तितलियों से भी समानता की गई। इसके साथ साथ है धरती पर जो बच्चों का झुंड है वह भी रंग बिरंगे कपड़े जो पहने हुए वह भी तितलियों के समान नजर आ रहे हैं। कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है कि कवि ने यह बिंब स्पष्ट कर देता हूँ कि जो बिंब होता है कविता पढ़ते समय में हमारे मस्तिष्क पर जो भी दृश्य उभरता है, जो भी चित्र उभरता है वो बिंब कहलाता है। बिंब कई प्रकार के होते हैं। दृश्य बिंब, यदि हमारे दिमाग में कोई चित्र उभरे तो वह दृश्य बिंब कहलाता है, और यदि कोई ध्वनि हमें सुनाई दे तो वह श्रव्य बिंब कहलाता है, और यदि कोई स्पर्श महसूस होता है हमें तो वह स्पर्श बिंब कहलाता है। तो यहाँ पर दृश्य बिंब, आकाश में पतंगे उड़ रही, ये दृश्य हमारे मस्तिष्क में उभर रहा है और वो पतंगे ऐसे लग रही है कि मानो है वो तितलियाँ मंडरा रही हो, तितलियाँ उड़ रही हो। तो ये दृश्य बिंब यहाँ पर कवि ने है वह प्रयोग किया यहाँ पर। इसके साथ सीटियाँ बजाना, किलकारियाँ करना बच्चों के माध्यम से, तो ये एक तरह का श्रव्य बिंब है। बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इन पंक्तियों में बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है कि बच्चे हैं वह जब पतंगों को देखते हैं तो किस प्रकार झुंड बनाकर उन पतंगों के पीछे पीछे दौड़ते हैं और उड़ाने लगते हैं। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। साथ ही इस कविता में है वह खड़ी बोली की सहज है वह अभिव्यक्ति हुई है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति में आने वाले परिवर्तन और बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। बच्चों को के बारे में कहा गया है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास है वो कोमलता का प्रतीक है। ठीक ऐसी ही कोमलता, ऐसी ही नरमी है वो बच्चों में भी होती है, क्योंकि कपास को कितनी भी ऊंचाई से यदि हम गिरा भी देते तो उसके कोई असर नहीं होता। ठीक इसी प्रकार खेलते दौड़ते हुए यदि बच्चे गिर भी जाते हैं तो वह चोट की परवाह नहीं करते, क्योंकि ऐसी चोट है उनका जो कोमल शरीर है वह आसानी से सहन कर लेता है। तो जन्म से ही वे लाते हैं
जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। कवि कहता है कि बच्चों का शरीर कोमल है। वे ऐसे लगते हैं कि मानो वे कपास की नरमी और लोच अर्थात लचीलापन आदि को लेकर है वह पैदा हुए हो। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है। वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं। अर्थात बच्चे जब पतंग के पीछे है, तेज गति से दौड़ते हैं पतंग के पीछे पीछे, तो उस समय में कवि कल्पना कर रहा है कि धरती भी है उन बच्चों के पैरों को छूने के लिए लालायित होती है और वह तेज गति से घूमते हुए उनके पैरों के पास आती है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को नरम बनाते हुए, और दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी है वह कठोर नहीं लगती। उनके पैरों से छतें भी नरम हो जाती है और उनके पदचापों अर्थात चलने से जो पैरों की आवाज़ है उसे पदचाप कहा गया। उनके पदचापों से सारी दिशाएं मृदंग जैसा मीठा है वह स्वर है वह उत्पन्न करने लग जाती है। यहाँ पर श्रव्य बिंब है वह हुआ है जिसमें है वह बच्चों के छत पर चलने से उनकी जो पदचाप की आवाज़ है वह ढोल नगाड़े के समान प्रतीत हो रही है। इन पंक्तियों में कवि ने बालमन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया गया। यहाँ पर इन पंक्तियों में एक कपास शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको हमें बच्चों के संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। इस शब्द का प्रयोग कोमल और नरम अनुभूति के लिए हुआ है, क्योंकि कपास की कोमल और नरम अनुभूति है वो बच्चों में देखने को मिलती है। साथ ही इस कविता में श्रव्यबिंब भी दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए ध्वनि स्पष्ट नजर आ रही है। इसमें वह सुनाई दे रही इसलिए श्रव्यबिंब। और पृथ्वी घूमती हुई आती है, ये एक गतिशील दृश्य बिंब है, क्योंकि पृथ्वी है वह गतिशील है। जब ऐसा कोई दृश्य जो चलता हुआ दृश्य हमारे मस्तिष्क पटल पर उभरे तो वह गतिशील श्रव्य दृश्य बिंब कहलाता है। इसी तरह से छतों को नरम बनाते हुए, यहाँ पर छतों को नरम बनाते हुए में है वह स्पर्श बिंब है, क्योंकि यहाँ पर है वह किसी भी वस्तु का स्पर्श है वह महसूस हो रहा हमें। जब वह पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। जब वह पेंग भरते हुए चलते, पेंग भरने का अर्थ झूला झूलना, उछल कूद चलना, डाल की तरह लचीले वेग से। जिस प्रकार एक डाली को जब हम खींचते हैं उसमें लचीलापन होता है और छोड़ने के बाद में जैसे ऊपर और नीचे वो होती है, ठीक इसी प्रकार झूला भी पेंग भरता है, आगे पीछे होता है। तो ऐसे पतंग उड़ाते हुए बच्चे भी हैं, अपनी परवाह किए बगैर केवल पतंग की ओर ध्यान रखते हुए वो आगे पीछे होते रहते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता। तो यहाँ पर बच्चों के आगे पतंग उड़ाते हुए उनके आगे जाना पीछे आना, इसकी तुलना है वो पेंग भरना और एक पेड़ की डाली से की गई है कि पतंग उड़ाते समय और उसके बाद उस समय छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंग उड़ाते समय वह छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं, यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, अपितु उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता। अर्थात पतंग उड़ाने का जो उत्साह होता है, जो जज्बा उनमें होता है, वह उन्हें है उस समय बचा रहता है। वे खेल के रोमांच के सारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे किस प्रकार पतंग उड़ाते हुए घर की छत के भी किनारे पर, सबसे ऊपर के हिस्से पर जहाँ बहुत ही जोखिम होता है वहाँ तक खतरनाक जगहों तक पहुँच जाते हैं। वह उस समय उनका सारा ध्यान घर की छत या किनारे पर नहीं होता, बल्कि उनका संपूर्ण ध्यान है वो पतंग की डोर के सहारे रहता है। उस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उसकी उड़ान और उसकी ऊंचाई पर ही केंद्रित होता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो, अर्थात वो अपने गिरने की परवाह नहीं करते। उस समय में ऐसा लगता है कि जो पतंग की डोर है उसने है उन बच्चों को थाम रखा है गिरने से बचाने के लिए। इसमें पतंग उड़ाते समय बच्चे की जो मनोहारी चेष्टा है उसका सजीव वर्णन किया गया। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन हुआ इन पंक्तियों में। साथ साथ बाल मन की कल्पनाओं का भी बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे के मन में क्या क्या कल्पनाएं हैं उसका भी सजीव है यहाँ पर वर्णन किया गया है। साथ ही कवि ने पतंग उड़ाते बच्चों की तीव्र गतिशीलता का वर्णन पृथ्वी के घूमने के माध्यम से और बच्चों की चंचलता का वर्णन है
वह झूला झूलने से किया गया है। पेड़ की डाली से जो झूला झूला जाता है उन दोनों से है वो बच्चे की चंचलता और गतिशीलता है, इन दोनों का वर्णन किया है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, अर्थात बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो उस समय में वह स्वयं अपने अस्तित्व को भूलकर पतंग को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती है वह गतिविधि वह स्वयं अपने अंदर अनुभूत करने लग जाते हैं। इसलिए कभी कह रहा कि ऐसा लग रहा है कि मानो पतंगों के साथ वह बच्चे भी उड़ रहे हैं और अपने रंध्रों के सारे, रंध्र कहते हैं हमारे शरीर के रोए को, अर्थात पतंग उड़ाते हुए बच्चे का जो रोया है वह झंकृत हो रहा है, उसको वह महसूस हो रहा है, उसकी कंपन है वह उसको महसूस हो रहा है। और ऐसे जोखिमपूर्ण जगहों पर यदि बच्चे पतंग उड़ाते हुए भी कई बार गिर जाते हैं खतरनाक जगहों से, और यदि वह बच जाते हैं तो अगले दिन पुनः वो पतंग उड़ाने के लिए आते एक नए हौसले के साथ, एक नए साहस के साथ। और ऐसे साहसी और पराक्रमी बच्चों के पैरों का स्पर्श पाने के लिए ऐसा लगता है कि पृथ्वी और अधिक तेज गति से घूमते हुए उनके पैरों के पास आ रही है। कवि कहता है कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन में भी बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे हैं। उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। कभी कभार वे छतों के किनारों से गिर जाते हैं परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। उस समय उनके मन का भय डर है वह समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। इन पंक्तियों में बच्चे खतरों का सामना करके भी और भी साहसी बनते हैं, ये भाव की अभिव्यक्ति हुई है। साथ ही कविता में मानविकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मानविकरण अलंकार कि पृथ्वी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, मानो कि पृथ्वी को मनुष्य के रूप में किसी से मिलने के लिए यहाँ पर चित्रित किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानविकरण अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत सुनहले सूरज में सहसा वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। साथ ही साथ जब समान अर्थ वाले शब्द साथ में आए तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, इसलिए साथ शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खड़ी बोली में कविता की सहज अभिव्यक्ति हुई है। इसमें दृश्य बिंब का भी सुंदर प्रयोग किया गया। छतों के खतरनाक किनारों से ये दृश्य बिंब है और पृथ्वी और भी अधिक घूमती हुई आती है, यह गतिशील दृश्य बिंब है। तो इस तरह से इस कविता में प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है, शरद ऋतु के आगमन, जो पतंग उड़ाने के लिए सबसे अनुकूल, बच्चों के अनुकूल जो माहौल होता है उसका वर्णन किया गया। प्रकृति में परिवर्तन को है वो बालक के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया और साथ ही इस कविता में बाल मन की जो सुलभ चेष्टा है, बाल मन की पतंग उड़ाते समय जो आकांक्षा है, जो उनका साहस है, जो पराक्रम है, उसको यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो इस कविता में बस इतना ही। धन्यवाद।